सुशांत सिंह सुसाइड केस में हर दिन नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर रिया को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन रिया ने सीधे सीधे कहा कि पूछताछ टालने की एक तरीके से कोशिश की कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है, सुनवाई का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी का हवाला देते हुए रिया ने फिलहाल ईडी को कहा कि वो आज नहीं आ सकती है इस पेशी के लिए, लेकिन ईडी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। रिया को नया समन जारी कर दिया गया है ईडी की तरफ से और आज ईडी के सामने ही रिया पेश नहीं होंगी। पहले ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ईडी ने सीधे सीधे कहा है कि नए समन के जरिए ये कहा गया है कि पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। पेशी से छूट की रिया की अर्जी को ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आज ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया ने कहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसी का हवाला देते हुए आज छूट के लिए उन्होंने ईडी से बात की थी। बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जारी दिया है और रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी, ऐसा बिहार पुलिस ने उस हलफनामे में कहा है। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, यानी कि वो तमाम दस्तावेज जो इकट्ठा करके बिहार पुलिस लेकर गई है मुंबई से, उन्हीं के आधार पर इस हलफनामे में चीजें जोड़ी गई हैं। बिल्कुल, और ये बता दें कि बिहार पुलिस एक पुख्ता सबूत लेके गई है, खासतौर पर जो ओवरडोज दवा देने की बात है उस मामले को लेकर उनके पास बयान भी है कई लोगों के इस तरह के कि उनको दवा दी जाती थी। सबसे बड़ी बात की जो नीरज ने जो बताया था कि यूरोप यात्रा पर जब ये लोग गए थे, रिया के फैमिली और सुशांत पिछले साल दशहरे के अवसर पर, और वो गए थे तो काफ़ी अच्छी हालत में थे और काफ़ी खुश थे, स्वस्थ थे। लेकिन जब दिवाली से 2-3 दिन पहले यूरोप दौरे से ये लोग लौटे तो सुशांत काफ़ी बीमार नजर आने लगे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ वो स्वस्थ नहीं है, जैसा कि नीरज ने बताया। तो इस तरह के तमाम बयान और जो बातें हैं, इसके आधार पर बिहार पुलिस ने ये रिपोर्ट तैयार किया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें और इन सभी का जिक्र है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। और इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि रिया को नया समन जारी कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन लोग अब इस पूरे शिकंजे में। सैमुअल मिरांडा की बात अगर कर ले तो लगातार कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ है। छठा आरोपी श्रुति मोदी, इससे भी पूछताछ होने वाली है। 7वां आरोपी अभी अज्ञात है, उसके बारे में बतानी है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है इसलिए उसी को आधार बनाते हुए आज ईडी के सामने वो पेश नहीं होना चाहती, लेकिन ईडी ने इस थ्योरी को इनकार कर दिया। शौविक रिया के भाई, इसके अलावा सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुजीत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की बिहार पुलिस ने और तमाम साक्ष्य भी इकट्ठा किए, क्या क्या और आधार बनाया गया है उस हलफनामे में? देखिए, मेन आधार तो जो पैसे का ट्रांजैक्शन और जो उनको बीमार करने की जो कोशिश जो की गई थी और जिसकी वजह से ये बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार हैं, ये आधार बिहार पुलिस ने बनाया और इसी आधार पर काफ़ी लोगों के बयान उनके पास दर्ज हैं। चूंकि कागजात और दस्तावेज की जहाँ तक बात करें तो वो बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने दिया नहीं और जो मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स थे वो भी रिया के पास हैं। तो ये तमाम रिया से मुलाकात बिहार पुलिस की नहीं हुई है, तो ये तमाम चीज़ों को हलफनामा में डाला गया है और काफ़ी पुख्ता सबूत है। जो ट्रांजैक्शन के जो कागजात हैं जो बैंकों से निकाला है बिहार पुलिस ने और तमाम लोगों से जो बातचीत की है उसके आधार पर यह हलफनामा तैयार किया गया है। जी, और सुजीत, एक और बड़ा सवाल, क्योंकि गवाहों के तौर पर क्या ये माना जाए कि जिनसे भी पूछताछ हुई है उनको भी आधार बनाया जा सकता है? बिल्कुल आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि सबका बयान रिकॉर्ड किया गया है। खासतौर पर जो 12 लोगों से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है उनका सबका बयान रिकॉर्डेड बयान है और सबके एक दूसरे से बयान को कनेक्ट करने का भी और उसको पूरा एनालिसिस करके ही बिहार पुलिस ने यह पूरा हलफनामा दायर किया है। बिल्कुल सुजीत, इसके अलावा एक और बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटीन किए गए थे आईपीएस विनय तिवारी, उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, तो इसके बाद अब किस तरीके से आगे घटनाक्रम बदलेगा? ऐसे में जबकि वो चारों जो पुलिस अधिकारी थे वो मुंबई से साक्ष्य लेकर पहुंच चुके हैं अब पटना।
देखिए, ये काफ़ी हास्यास्पद था और जिस तरीके से बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया था, 2 तारीख की रात में किया था और आज छठा दिन है और ये कहा जा रहा है कि कल देर रात को ये मैसेज आता है विनय तिवारी को बीएमसी की तरफ से कि आपको क्वारंटीन से छोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। ये तमाम चीजें बिहार पुलिस ने भी कहा था कि वो अब अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कल बिहार पुलिस के मुख्यालय के एडीजी ने भी एक पत्र लिखा था बीएमसी को और हालांकि उसी को आधार बनाकर बीएमसी ने छोड़ा है, लेकिन ये पूरा प्रकरण देखें तो काफी हास्यास्पद रहा और इससे सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि इससे मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार का मैसेज अच्छा नहीं गया है। तो ये तमाम बातें हैं। अब विनय तिवारी को कहा गया है कि आप 8 तारीख से पहले निकल जाइए, क्योंकि 7 दिन कल 7 दिन हो जाएंगे तो 7 दिन के बाद फिर 14 दिन पूरा करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ दलीलें उन्होंने अपने पत्र में दिया है। तो ये इसकी वजह से विनय तिवारी को आज निकलना होगा और लेकिन यह पूरा प्रकरण अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पेच हैं सुजीत, बहुत सारे पेच इसमें सामने आते हैं। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। ईडी में क्या है कि जो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है, जो ऑफेंस पीएमएलए एक्ट में मेंशन्ड है, अगर उस ऑफेंस का एफआईआर दर्ज होता है तो ईडी का जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी एक प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो उसने पैसा सुशांत सिंह का अगर गमन किया है, तो उस पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है या उसको लेजिटिमाइज करने के लिए कोई उसने उसका वाइट मनी करने की कोशिश की है, तो वो सारा प्रॉपर्टी ईडी जो है कॉन्फिस्केट कर सकता है। और सुनते हैं कि बहुत कैश विड्रॉल होता था सुशांत सिंह के अकाउंट से ऑफिस एक्सपेंस के बहाने, और कोई ऑफिस चल नहीं रहा था, तो इसलिए ये सारा कैश कहीं ना कहीं रिया ने इस्तेमाल किया है और ईडी उसके तह तक जाएगा। और ईडी को अगर मिलेगा इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो कि रिया अपने पैसों से एक्सप्लेन ना कर पाए, जो उनकी अर्निंग अलग से अर्निंग है, तो वो ईडी उसको जब्त कर सकता है। और वो ये प्रोसीडिंग जो सीबीआई की प्रोसीडिंग से बिल्कुल अलग रहेगी। तो क्या कुछ होगा, विकास सिंह बता रहे थे, सुशांत के परिवार के वकील हैं। हम चलेंगे सीधा, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब अगला कदम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? कोर्ट में कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक तो नलिनी रंजन की ओर से दायर हुई है, जिसमें उन्होंने इसे चैलेंज किया है कि उन्हें क्वारंटाइन कैसे कर दिया गया और उनको जांच करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस का भी हलफनामा आया है, जिसमें बिहार पुलिस ने भी इसी तरह की दलीलें दी है और उनका कहना है कि जांच करने से रोका ना जाए, जांच को प्रभावित ना होने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द हियरिंग करे और उसके बाद स्थिति साफ हो, क्योंकि अब दोनों पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन का मामला और महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच जो ये कानूनी जंग चल रही है, अदालती जंग चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में बस अब इंतजार है कि कब इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाता है और कितनी देर में ये मामला सुनवाई के लिए आता है। पहले दिन से संजय अगर देखा जाए तो खुद सुशांत, उनके परिवार के वकील, बिहार के डीजीपी हो या फिर बिहार की पुलिस हो, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी। लगातार डीजीपी मीडिया के सामने आके कह रहे थे और दिख भी रहा था। हमारे सहयोगी सुजीत झा लगातार मुंबई में थे, ये बता रहे थे कि कैसे रोका जा रहा है, दस्तावेज नहीं दिए जा रहे, बातचीत नहीं करने दी जा रही, आईपीएस को क्वारंटीन कर लिया जाता है। इन सब के बीच कोर्ट की भी एक फटकार लगी, लेकिन बावजूद इसके कहीं पर कुछ बात सुनी नहीं गई और उस पर कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया गया बार बार। इस बीच संजय रहिए हमारे साथ। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा जो बिहार पुलिस की तरफ से आया वो ये है कि सुशांत के पैसे हड़पना चाहती थी रिया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई थी। ये तमाम वो खुलासे हैं जो कि बिहार पुलिस ने पड़ताल की और अपने हलफनामे में इसको डाला गया। रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी, ये भी बात अब सामने आई है। सुशांत के पैसे हड़पना चाहती थी रिया, ये परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। संजय, इसमें सबसे बड़ी चीज जब कानूनी मामला होता है और उसमें राजनीति घुस जाती है तो इसी तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को अब राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, लिहाजा कानून में राजनीति का जो एक घालमेल है। लेकिन चूंकि सारी चीजें राज कानून का है और स्टेट ऑफ लॉ है, तो लिहाजा इसमें कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके इस चीज को साफ करेगा कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, कानून के मुताबिक है, कानून से सम्मत नहीं है। इसमें जब दलीलें आएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस समय पता चलेगा। फिलहाल तो बिहार पुलिस ने अपना ये
अपना ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र पुलिस का ये करना उचित नहीं है कानून के नजरिए से। संजय, दो चीजें, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस लगातार हमने देखा जो एंगल से तफ्तीश चल रही थी वो अलग थी। परिवार ने सीधे सीधे रिया और उसके परिवार पर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ सुजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवार सीधे सीधे रिया और उसके परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, मुंबई पुलिस की तफ्तीश किसी और एंगल से चल रही थी, अब इस मामले में आगे क्या होगा? देखिए, अब मामला तो सीबीआई के पास है और सीबीआई इसको जांच करेगी और एफआईआर भी सीबीआई ने दर्ज कर लिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और तमाम लोग जिसको भी आधार उन्होंने बनाया, सीबीआई ने जो बिहार पुलिस ने जो आधार बनाया है, जो पटना के राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, तो बेसिकली जो जांच है वो रिया के इर्द गिर्द ही होगी। और सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों आत्महत्या की है, अगर उसकी हत्या हुई है, ये तमाम चीज़ें सामने आ सकती है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेज हैं, जो देखने से लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है इस तरीके से। क्योंकि हम उस घर में गए थे, घर में और बेड भी लगा हुआ था, अभी तक सारा सामान हटा लिया गया था वहां से और घर को सील तक नहीं किया गया था। ऐसा हमें बताया गया कि महज 12-14 दिन के लिए वो घर सील था और घर से सारा सामान हट गया, लेकिन बेड अभी भी था और सीलिंग था, सीलिंग फैन, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो लंबाई है, वो सुशांत की जो लंबाई है 5 फुट 11 के लगभग बताया जाता है कि सुशांत की लंबाई थी। कैसे, ना कोई स्टूल है उस घर में, कैसे कोई आत्महत्या करेगा, इस पर भी एक सवाल है। ये सब भी जांच परखा जाएगा। तमाम लोगों के जो बयान है, जो घर में मौजूद थे, उस बयानों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेज आ रहे हैं जो बिहार पुलिस ने बयान लिए हैं। तो शक का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी हत्या की, जैसे मार्क, गले पे मार्क दिखाया गया है, उसमें भी डाउट होता है कि अगर कोई हैंग करता है तो उसका निशान अलग होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सब पर सीबीआई का दायरा चूंकि काफ़ी बड़ा होगा और फिल्म इंडस्ट्री में और जिस तरह की जो वाक़ये हुए हैं हाल फिलहाल में, जो उनके पूर्व मैनेजर के साथ हुआ, दिशा, ये तमाम लोग इसमें जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमें बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के 6-7 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है और लोगों की भी पड़ताल करेगी सीबीआई। तो बहुत सारे खुलासे इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल नवजोत, सुजीत, नजर बना रखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रुकी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।